हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। हम लोगों ने देखिए मुगल काल कंप्लीट किया। इसको हम लोगों ने कई पार्ट्स में पढ़ा। जो भी मुगल काल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोग राजस्थानी शैली को पढ़ेंगे। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यानी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। जो राजस्थानी शैली है उसको भी हम लोग कई पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग कई पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है राजस्थानी शैली। देखिए इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो देखिए 1550 से 1900 एडी, यानी इसका टाइम पीरियड देखिए 1550 से 1900 ईस्वी रहता है। अगर देखिए शताब्दी पूछा जाए तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रहता है। कितना रहता है? तो देखिए 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी रहता है। ठीक है ना। और देखते हैं, देखिए राजस्थानी शैली के समय और कौन कौन सी शैली चली। तो देखिए मुगल शैली चली, यानी इसके साथ साथ कौन सी शैली चली? तो मुगल शैली चली। और देखिए मुगल शैली का टाइम पीरियड कितना रहा? तो देखिए 1600 से 18वीं, यानी 16वीं से 18वीं शताब्दी है। लगभग साथ साथ चली। कौन कौन सी जो शैलियां हैं वो साथ साथ चली? तो देखिए राजस्थानी शैली और मुगल शैली ये साथ साथ में चली। लगभग देखिए कर्नल टॉड ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो देखिए कर्नल टॉड ने 1829 ईस्वी में किया। अब देख लेते हैं, देखिए अंग्रेजों ने इसका जो था नाम वो अलग अलग नाम रखा। जैसे कुछ लोगों ने इसे राजपूताना कहा, कुछ लोगों ने रायथान कहा, कुछ लोगों ने क्या कहा, राजवाड़ा भी नाम इसको दिया। अब देखिए भारत सरकार ने राजस्थान शब्द को कब स्वीकार किया था? तो देखिए जब यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए थे उस समय इसको राजपूताना कहते थे। क्या कहते थे? तो राजपूताना कहते थे। ठीक है ना, राजपूताना। और देखिए 1956 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राजस्थान स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? तो 1956 में, यानी 1956 में। ओके, देखिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व पीठिका। तो क्या? अपभ्रंश शैली। ठीक, अपभ्रंश शैली जो है गिरावट पर आ जाती है, कुछ विशेषताएं बदलकर ही कौन सी शैली आती है? तो राजस्थानी शैली बन जाती है। यानी कि अपभ्रंश शैली में कुछ गिरावट आती है और जो विशेषताएं उसमें बदल जाती हैं तो कौन सी शैली आ जाती है? तो राजस्थानी शैली आ जाती है। और देखिए अपभ्रंश शैली को कौन कौन से नाम, यानी अपभ्रंश शैली के और कौन कौन से नाम है? तो देखिए जैन शैली है, गुजराती शैली है। ये शैलियों में देखिए हम लोग पहले भी ये शैलियां पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन रिपीट इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, देखिए अपभ्रंश शैली में कितने चश्म के चेहरे मिले हैं? तो देखिए जो अपभ्रंश शैली में है तो वो 1.25 चश्म चेहरे की इसकी विशेषता थी। कितनी? तो 1.25 चश्म, यानी 1.25 चश्म चेहरे की विशेषता थी। और देखिए जो राजस्थानी शैली है तो राजस्थानी शैली में कितने? तो 1 चश्म चेहरे की विशेषता रही है। किसमें? तो राजस्थानी शैली में 1 चश्म की, और जो अपभ्रंश शैली है उसमें देखिए 1.25 चश्म चेहरे की विशेषता थी। ठीक है, देखिए अपभ्रंश शैली में जो रेखाएं थी वो कोणीय थी। कैसी थी? तो जो अपभ्रंश शैली की जो रेखाएं थी वो कोणीय थी। कैसी थी? तो वो कोणीय थी। ठीक है ना। और देखिए जब रेखाएं गोल तरीके से बनने लगी, यानी कि गोलाई वाली बनने लगी, तब ये राजस्थानी शैली हो गई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ बदलाव होने पर राजस्थानी शैली में ये तब्दील हो गई, यानी ये बदल गई।
ठीक है ना। अब देखिए राजस्थानी शैली में मिश्रित रंगों का यूज होने लगा, यानी मिश्रित रंगों का जो प्रयोग हुआ वो किस शैली में हुआ, तो वो राजस्थानी शैली में हुआ। यदि देखिए पूर्व पीठिका पूछी जाए तो अपभ्रंश शैली बताइएगा। कौन सी, तो पूर्व पीठिका पूछने पर अपभ्रंश शैली बताएंगे। और देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं आनंद कुमार स्वामी के अनुसार, किसके अनुसार, तो आनंद कुमार स्वामी के अनुसार वो कौन से, देखिए राजपूत पेंटिंग में 1916 यानी 1916 ईस्वी में किया। अब देखिए जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन था तो ये विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी जी ने किया था। राजपूत पेंटिंग में ये इनकी ही पुस्तक है, किनकी पुस्तक है, तो आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। 1916 में उत्तर पश्चिम की कला को 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया। कितने पार्ट्स में विभाजित किया गया, तो 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, तो वो है मुगल शैली। कौन सी है, तो वो है मुगल शैली। और देखिए जो सेकेंड पार्ट है तो वो कौन सी शैली है, तो वो है राजपूत शैली। कौन सी शैली है, तो राजपूत शैली है वो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए जो राजपूत शैली है, यानी कि जो राजपूत शैली है उसको भी डिवाइड किया गया है। उसको देखिए उसको जो डिवाइड किया गया है वो राजस्थानी शैली, यानी जो फर्स्ट पॉइंट है वो राजस्थानी शैली में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है, तो राजस्थानी शैली में डिवाइड किया गया है। और जो सेकेंड है उसका, तो वो पहाड़ी शैली में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए देखते हैं, देखिए राजपुताना प्रभाव के कारण राजपूत शैली होना आनंद कुमार स्वामी ने कहा। किसने कहा, तो राजपुताना प्रभाव के कारण राजपूत शैली को होना किसने कहा, तो आनंद कुमार स्वामी जी ने कहा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राजस्थानी शैली का नामकरण। ठीक है ना, देखिए आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, वासिल ग्रे राजपूत शैली, यानी देखिए आनंद कुमार जो स्वामी थे, आनंद कुमार स्वामी जी ओसी गांगुली और वासिल ग्रे थे। इन्होंने देखिए इसको क्या कहा, राजपूत शैली। और ईवी हैवेल ने भी नाम दिया, ईवी हैवेल ने भी कौन सा नाम दिया, तो राजपूत शैली नाम दिया। अब देखिए राजस्थानी शैली का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो देखिए राजस्थानी शैली को अगर हम चित्रकला कह ले या राजस्थानी स्कूल कह ले यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा एनसी मेहता। तो इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने हिंदू शैली इसका नाम दिया। और देखिए राय कृष्णदास है, तो इन्होंने कौन सी मतलब इस शैली को कौन सा नाम दिया, तो राजस्थानी शैली नाम दिया। अब देखिए अभी हम लोग क्या कि राजस्थानी शैली का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए राजस्थानी शैली का वर्गीकरण, देखिए सबसे पहले इसमें मेवाड़ शैली है, सेकंड नंबर पे देखिए मारवाड़ शैली है, और देखिए थर्ड नंबर पे जो हमारी है वो हड़ौती शैली है, और फोर्थ नंबर पर ढूंढार शैली है। देखिए मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो आती हैं तो उसमें देखिए क्या क्या आता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत देखिए उदयपुर, नाथद्वार और देवगढ़। ठीक है ना। और देखिए मारवाड़ शैली के अंतर्गत देखिए जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ और अजमेर। और देखिए हड़ौती शैली में कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें देखिए बूंदी, कोटा और झालावाड़। ठीक है ना। और देखते हैं ये जो हमारा ढूंढार शैली है इसमें देख लेते हैं। तो ढूंढार शैली में देखिए जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। अब देख लेते हैं, देखिए मेवाड़ शैली, देखिए मेवाड़ शैली में सिसोदिया वंश याद रखना। कौन सा वंश, तो मेवाड़ शैली में सिसोदिया वंश याद रखना। और देखिए मारवाड़ शैली में राठौर वंश। कौन सा,
तो मारवाड़ शैली में राठौर वंश याद रखना। और देखिए हड़ौती शैली में कौन सा वंश याद रखना है आप लोगों को, तो हाड़ा वंश, ठीक है ना। और देखिए ढूंढार शैली में कौन सा वंश याद रखना है, तो देखिए आप लोगों को देखिए कछवाहा वंश याद रखना है। अब देखिए आप लोग ये देख के थोड़ा सा तो इंसान ये होता है कि हाँ इस इतनी सब चीज़ों को हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे इसको याद रख लेंगे, लेकिन ट्रिक के माध्यम से और भी अच्छे से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। आप लोग देखिए कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोगों को ट्रिक की नीड है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक ज़रूर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राजस्थानी शैली की विशेषताएं, ठीक है ना। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, राजस्थानी शैली की विशेषताएं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, रेखा। तो देखिए बारीक कम रेखा का प्रयोग क्या है, तो बारीक है और कम रेखा का प्रयोग है। इसकी जो विशेषता है, इसमें कुशलता पूर्वक अलंकारिक रेखाएं और गतिशील भी हैं, ठीक है ना। और देखिए इसमें जो धरातल है वो क्या है, वसली। देखिए वसली हमने आप लोगों को अपने एक वीडियो में बताया भी है कि वसली किसको कहते हैं। तो वसली देखिए कई कागज को चिपकाकर बनाई जाती है। क्या, जैसे वसली किसको कहते हैं, तो इसको कई कागज पर चिपकाकर बनाया जाता है, जिसको हम वसली कहते हैं। देखिए मुगल शैली, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, इसमें हमने मुगल शैली में इसके बारे में चर्चा की थी। और देखिए जो ये शैली है, तो इसकी जो शैली है वो क्या है, तो शुद्ध भारतीय शैली है। कौन सी है, तो शुद्ध भारतीय शैली है। देखिए मुगल शैली तो क्या है, ईरानी प्लस भारतीय शैली का मिश्रण है। किसका है, तो मुगल शैली जो है वो ईरानी और भारतीय शैली का मिश्रण है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये शुद्ध भारतीय शैली है, ठीक है ना। और देख लेते हैं इसमें देखिए क्या विशेषता है। इसमें हमने आपको बताया ना कि इसमें एक चश्म चेहरे की विशेषता है। कितने, तो एक चश्म चेहरे की विशेषता है। और जो इसके रंग हैं वो कैसे हैं, तो देखिए इसके रंग चटकीले हैं, चटकीले रंगों की प्रधानता है। लाल, नीले, पीले, हरे, सफ़ेद की यानी अधिकता है। और मृग, मछली, खंजन जैसी आँखें, क्या है, मृग, मछली और खंजन जैसी आँखें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं भक्तिपूर्ण और धार्मिक ग्रंथ। इसमें देखते हैं, देखिए इसमें कौन कौन सी हैं, तो इसमें है रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, रीता, और देखिए बिहारी सतसई और दुर्गा सप्तशती, और देखिए आदि ग्रंथों का मिश्रण है, यानी और भी बहुत सारी जो ग्रंथ हैं उनका मिश्रण है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं प्राकृतिक सौंदर्य। इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए नायक के साथ प्राकृतिक चित्रण भी, कृष्ण लीला संबंधित चित्रों में पुरुषों को भी देवता की भावना से युक्त दर्शाया गया है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि नायक के साथ जो प्राकृतिक चित्रण भी, कृष्ण लीला संबंधित चित्रों में पुरुषों को भी देवता की भावना से युक्त दर्शाया गया है। और देखिए जो रस है, देखिए रस देख लेते हैं, यानी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रस है। तो ऋतुओं के अनुरूप राग रागनियों तथा 12 मासा आदि चित्रों पर विशेष महत्व। किस पे विशेष महत्व है, तो राग रागनियों तथा 12 मासा आदि चित्रों पर क्या है, तो इस पे विशेष महत्व है। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना। चलिए इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें सर्वाधिक रागमाला का चित्रण किसमें, तो राजस्थानी शैली में। जैसे आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक रागमाला का चित्रण किसमें है, तो राजस्थानी शैली में है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है सर्वाधिक 12 मासा का चित्रण किसमें है, तो वो पहाड़ी शैली में है, ठीक है ना। और देखिए जो क्षितिज रेखा है, देखिए जो क्षितिज रेखा है वो सदैव कहाँ होती है, तो ऊपर की ओर होती है। क्षितिज रेखा आपकी ऊपर की ओर होती है। और जो श्रृंगारिक चित्रकला है, इसमें देखिए श्रृंगारिक चित्रकला, ठीक है ना।
राजस्थानी शैली को क्या कहते हैं, श्रृंगारिक शैली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक। हमारा नेक्स्ट वीडियो राजस्थानी शैली का ही होगा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि ये राजस्थानी शैली जो है ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको भी कई पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे और वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, थैंक यू।